तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो खबर है स्विट्जरलैंड से आई है और ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं, पता नहीं आप लोग भी सोचते होंगे। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे इस दुनिया में दौलतमंद अमीर लोग हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है, तो इतनी दौलत की शायद 7 पुश्तें आराम से खा सकती हैं। तो ऐसे लोगों को तो लालच नहीं होगा। इतने पैसे हैं, क्या करेंगे, खर्च करना मुश्किल होता होगा। लेकिन कई बार जब ऐसी कुछ कहानियां सामने आती हैं तो लगता है यार कि इन रईसों, अमीरों और ऐसे छोटे मोटे नहीं, दुनिया में जिनकी गिनती होती है, ब्रिटेन के सबसे अमीर शख्स, दुनिया में पूरे अमीरों की गिनती करें तो 100-150 के बीच में जिनका नाम, भारत में गिनती करें तो 7वें नंबर पर सबसे अमीर शख्स। ऐसे लोग इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही लोगों का, गरीबों का, एक नौकर का हक मार लें। लेकिन अफसोस ऐसा होता है। बहुत पहले मुझे याद है एक ऑडियो लीक हुआ था जो अंबानी फैमिली का था, अनिल अंबानी, और उसमें उस वक्त अमर सिंह अब इस दुनिया में है नहीं और कई लोगों की बातचीत थी। तो उसमें कुछ टेंडर और उसकी बातचीत हो रही थी, अब भी सोशल मीडिया पर है। तो उसमें वो एक खोखा, 2 खोखा या 5 ऐसे बात हो रही थी, मतलब 1 से लेके 5 करोड़ की वो डील। लेकिन उसमें भी 1-1 करोड़ पे सौदा हो रहा था। तब भी ये सोचा था कि यार इन लोगों के लिए 1 करोड़ क्या मायने रखता है, इनके पास हज़ारों लाखों करोड़, उनके लिए 1 करोड़ का क्या मतलब है। लेकिन मतलब होता है, और ये आज की कहानी से तो कम से कम साबित ही हो जाता है कि होता है, चाहे बेशक कि कितने अमीर क्यों ना हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर नौकर रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत महंगा पड़ता है। अभी मैं चूँकि अमेरिका से लौटा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्राइम तक फैमिली मेम्बर के ही घर गया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, घर गया उनके भी, पर मैंने एक कॉमन चीज़ देखी, वहाँ कोई भी मेड नहीं है। पता चला कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। मैंने पूछा भी तो बताया गया कि यहाँ मेड बहुत ही अफोर्ड करने के लायक नहीं होता। एक तो उनकी सैलरी, फिर उनका देखभाल, फिर जो रूल्स नियम, घंटे के हिसाब से काम लेना, और अगर वो काम मना करें तो आप उनको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते जैसे हमारे यहाँ है। तो इसीलिए चाहे वो बेहद वहाँ के अमीर बड़े बड़े लोग मेड नहीं रखते हैं, घर के लोग ही मिलजुल कर काम करते हैं। बल्कि बड़ा अच्छा एक चलन भी है, वहाँ आप किसी घर में पार्टी में जाएं, आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो लोग अपनी अपनी प्लेटें उठाकर खुद रखते हैं, मतलब मिलजुल कर सारा काम कर लेते हैं। तो शायद मेड की कमी खलती भी नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अगर आप मेड रखेंगे तो वहाँ के रूल रेगुलेशन, नियम कानून सब को आपको मानना पड़ेगा। हिंदुजा परिवार बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। इस नाम के आगे अगर मैं कहूँ कितनी सारी तो कंपनियां हैं, क्या क्या कंपनी है इनकी। अगर कंपनियों की बात करें, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अशोका लीलैंड, कम से कम हम हिंदुस्तानी सबसे बेहतर जानते हैं क्योंकि जितनी भी ट्रक या बसें हैं आप देखते होंगे अशोका लीलैंड की होती है। इसके अलावा हिंदुजा हॉस्पिटल, हिंदुजा बैंक, एक इंडसइंड बैंक, अभी हाल के क्रिकेट मैच में भी बड़ा उनका ऐड आ रहा था, इंडसइंड बैंक बहुत फेमस है। हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड, GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक गल्फ ऑयल इंटरनेशनल, ये भी बड़ा मशहूर है गल्फ ऑयल का। इसके अलावा क्विकर हाउस्टन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन। मतलब किस किस सेक्टर में ये नहीं है, हर सेक्टर में है। इनकी जितनी कंपनियों की अगर आप बात करें तो बहुत सारी, ये किस किस फील्ड में है देखिए, ये मीडिया में है, ये बैंकिंग फाइनेंस में है, ये पावर में है, ऑटोमोटिव में है, ये ऑयल एंड केमिकल्स में है, IT एंड साइबर सिक्योरिटी में है, रियल एस्टेट में है, इसके अलावा अलग अलग डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में है, ट्रेडिंग में है, हेल्थ केयर में है, हर जगह। $40 बिलियन का एम्पायर है इनका। हिंदुस्तान में 7वें नंबर पर हिंदुजा फैमिली का नाम आता है अमीरों की लिस्ट में, दुनिया में 134 नंबर पर आता है। और ब्रिटेन में जो सबसे अमीर आदमी है ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा, उनमें पहले नंबर पर है गोपी हिंदुजा, ब्रिटेन के सबसे रईस आदमी। जैसे अपने इंडिया में अंबानी, फिर दूसरे नंबर पर अडानी। तो ये है हिंदुजा फैमिली का दबदबा।
$40 बिलियन का एम्पायर, दुनिया के रईसों में इनका शुमार। और आज खबर में ये क्यों है? कल स्विट्जरलैंड की जिनेवा की एक कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और इस फैसले के पीछे करीब 6 साल पुरानी एक कहानी थी। 6 साल पहले कुछ लोगों ने शिकायत की कि जिनेवा के लेक एरिया में एक विला है, आलीशान विला। अब हिंदुजा फैमिली का है तो होगा ही। उस विला में 3 नौकर काम करते थे और ये तीनों नौकर हिंदुजा की कंपनी जो इंडिया में है, यहाँ से उनको भेजा गया था। इससे पहले इस हिंदुजा फैमिली के इस विला में जितने भी लोग नौकर काम करते थे वो सभी इंडिया से ही भेजे जाते थे। और ये जो इस स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ये विला है और जो यहाँ रहते हैं, इनमें हिंदुजा फैमिली के करीब 4 लोग रहते हैं और वहाँ से ही इनका कारोबार चलाते हैं। हिंदुजा परिवार ने अपने अलग अलग कारोबार सभी 4 भाइयों में बांट रखे थे। एक की तो खैर मौत हो गई, बाकी लोग वहाँ हैं। तो इन्हीं में से एक फैमिली हिंदुजा की, जिनमें प्रकाश हिंदुजा, जिनकी उम्र हालांकि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार भी हैं, लगभग 78 साल की उम्र है प्रकाश हिंदुजा, वो, उनकी वाइफ कमल हिंदुजा, जिनकी उम्र भी करीब 75 साल है, वो, और इन दोनों का एक बेटा अजय और उनकी पत्नी नम्रता, ये 4 लोग इस विला में रहा करते थे। 2018 में एक कंप्लेंट हुई कि जो हिंदुस्तान से ये लोग अपने विला में काम करने के लिए नौकरों को, सर्वेंट को इन्होंने बुलाया रखा है, उनके साथ काफ़ी जुल्म होता है। इसके ऊपर वहाँ के अटॉर्नी और बाकी लोगों के पास शिकायत हुई, उसके बाद जांच हुई, मामला कोर्ट में पहुँच गया। जब मामला कोर्ट में पहुँचा तो करीब 6 साल पुराना ये मुकदमा था, चलता रहा। हिंदुजा फैमिली ने कहा था कि नहीं, ये सब बकवास है, झूठ है, हमें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मुकदमा चलता रहा। और आखिरकार जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड की एक कोर्ट ने कल फ्राइडे को अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने हिंदुजा फैमिली के जो 4 भाई हैं, एक अब रहे नहीं, उनमें से 3 भाई, उनमें से एक जो सबसे बड़े भाई इनके प्रकाश हिंदुजा 78 साल और उनकी वाइफ कमल हिंदुजा, इन दोनों को इस मामले में गुनहगार ठहराया कि आपने अपने घर में रखे हुए नौकरों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरी हालत की और उनके सारे अधिकार एक इंसान होने के नाते वो छीने। जो स्विट्ज़रलैंड के कानून के हिसाब से उनकी तनख्वाह होनी चाहिए वो आपने नहीं दी। आपने उनकी आज़ादी छीनी, आपने उनके पासपोर्ट जब्त किए, आपने उन्हें एक तरह से कैद रखा। उस विला से बाहर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। आपने उनको बेसिक सुविधाएं नहीं दी। वो घर के बेसमेंट में ज़मीन पर गद्दे पर सोया करते थे। और जो स्विट्ज़रलैंड का कानून है 8 घंटे की नौकरी, आपने पर डे उन लोगों से 18-18 घंटे काम कराया। तो एक तो ये था। एक ये था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि हिंदुस्तान से नौकर के नाम पर ये लोग वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। हालांकि ये सीरियस एलिगेशन था, लेकिन कोर्ट ने उस मानव तस्करी के इल्ज़ाम को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जितने भी वहाँ नौकर गए उन्हें मालूम था कि उनसे क्या काम कराया जाएगा, इसलिए वो मानव तस्करी की बात गलत है। लेकिन ये जो है कि इन्होंने नौकरों के साथ ज़्यादती की कम पैसे पर, और यहाँ तक कि उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो इन हिंदुजा परिवार की उसी विला में पल रहे कुत्तों की थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने वहाँ की कल फ्राइडे को अपना फैसला सुनाया। प्रकाश हिंदुजा और उनकी वाइफ कमल हिंदुजा को 4.5 साल कैद की सज़ा सुनाई। उनके बेटे और बहू यानी अजय हिंदुजा और उनकी वाइफ नम्रता हिंदुजा को 4-4 साल कैद की सज़ा सुनाई। और एक उनके मैनेजर हैं, सर्विस मैनेजर हैं, उनको 18 महीने यानी 1.5 साल कैद की सज़ा सुनाई। अब जैसे ही ये फैसला आया, हंगामा मच गया। कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, हिंदुजा फैमिली तोप है। अब ऐसे तोप लोगों को, और जो इल्ज़ाम लगा और जिस पर सज़ा हुई, और उम्र भी है 75-78 साल, अब इस उम्र में जेल जाएंगे, तो ये बड़ी अजीब चीज़ थी। लेकिन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। और अपने फैसले में जो सबसे अजीब और मतलब ये वो चीज़ें थी जो सामने रखी गई, उसमें यह था कि
3 सर्वेंट जो 2018 में इंडिया से स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, उनको पर डे 18 घंटे काम कराया जाता था और पर डे जो उनकी दिहाड़ी मजदूरी थी वो उन्हें देते थे, जो इंडियन करेंसी में बनता है वो करीब 654 रुपये 18 घंटे के, 654 654 रुपीज़। जबकि ये जो स्विट्ज़रलैंड का मिनिमम वेजेस है, वहाँ की जो दिहाड़ी है मजदूरी, उससे लगभग 10 गुना कम है। लेकिन वो 8 घंटे के लिए, तो 10 गुना को अगर आप हिसाब से जोड़ लीजिए, 600 भी रख लेते हैं तो 6000 सिर्फ 8 घंटे के। लेकिन ये नौकर 18 घंटे काम कर रहे थे और उन्हें मिल रहा था 654 रुपये, वो भी इंडियन करेंसी में। और वो ये इसलिए कि जब इन नौकरों को हिंदुजा फैमिली के उस विला में रखा गया तो वहाँ से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, विला के अंदर ही कैद रहते थे, पासपोर्ट पहले ही रख लिया गया था। और ये तमाम उन नौकरों को वहाँ भेजा जाता था जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ताकि कभी वो बाहर भी जाए तो ना किसी से अपनी बात कह सके दिल की, न कुछ और शिकायत कर सकें, क्योंकि भाषा तो आती नहीं इंग्लिश उनको। तो ख़ासतौर पर ऐसे लोगों की भर्ती की जाती थी, तो वहाँ इनको रखा गया। अब जाहिर सी बात है कि जब वहाँ ये स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे हैं तो इनको जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो स्विस फ्रैंक के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, जो स्विस की करेंसी है, उस करेंसी में इनको पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हिंदुजा फैमिली इन नौकरों की तनख्वाह इंडिया में इंडियन बैंक के थ्रू उनके फैमिली को भेजती थी, वो भी रुपीज़ में, रुपए में, पैसे, मतलब जो हमारी करेंसी है। तो अब यहाँ पे भी घालमेल हो गया, कहाँ स्विस करेंसी में पैसे मिलने थे, कहाँ इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं, तो वैसे ही कम हो गए। और दूसरा, 8 घंटे की जो मजदूरी थी वो 10 गुना ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, आप कम दे रहे हैं और 8 की जगह 18 घंटे पर डे काम करा रहे हैं। कोर्ट के सामने जो चीज़ रखी गई वो ये थी कि हर नौकर को पर डे 654 रुपये मिल रहे थे, 7.8 स्विस फ्रैंक था, जो इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 654 रुपये। जबकि उसी विला में हिंदुजा के जो उन्होंने कुत्ते रख रखे थे, जो डॉग्स उनके पालतू थे, उनके ऊपर सालाना 8 लाख रुपए इंडियन करेंसी में खर्च होता था, 8 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। और इन नौकरों में से हर नौकर के ऊपर सालाना, अगर साल की बात करें तो 2.38 2,38,000 रुपये नौकरों की एक साल की तनख्वाह वो देते थे। एक नौकर की तनख्वाह एक साल की 2,38,000 रुपये, और एक कुत्ते का एक साल का खर्चा 8 लाख रुपए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कुत्ता खुशनसीब होगा क्योंकि इंसान उससे पीछे है। और वो नौकर सोचते होंगे, यार कुत्ते की क्या ज़िंदगी है और हमारी क्या ज़िंदगी है। और सबसे बड़ी बात, जो मालिक है, देखिए दुनिया के रईसों में शुमार है और उसने ये कर रखा है। तो जब ये सारी चीज़ें आईं तो कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी गई, इन नौकरों की गवाही हुई। और जब हिंदुजा फैमिली को लगा कि ये मामला उनके तरफ से अब फिसल रहा है, शायद अदालत उनके खिलाफ फैसला सुना सकती है, तब उन्होंने कुछ समझौता करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अदालत को ये जानकारी मिल गई। उसके बाद कुछ ऐसी बेशकीमती गहने वहने थे जिनको दे वे कर सब ख़त्म करना था। लेकिन कोर्ट के कहने पर वो सारी चीज़ें वक्त से पहले जब्त कर ली गई और फिर फ्राइडे को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि हिंदुजा फैमिली अभी जेल नहीं गया, इसलिए कि इस फैसले को उन्होंने ऊपरी कोर्ट में चैलेंज करने की बात की। और दूसरा उन्होंने ग्राउंड ये दिया है कि जो दोनों बुज़ुर्ग हिंदुजा हस्बैंड वाइफ हैं, उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में, तो इस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अपने आप में ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक हिंदुस्तानी, इंडियन ओरिजिन ही है, और हिंदुस्तान से वहाँ पर उन्होंने घर के मदद के लिए, काम के लिए नौकरों को बुलाया, और उसके साथ देखिए कि उसकी ज़िंदगी कैसी और उनके घर में पल रहे पालतू कुत्तों की ज़िंदगी कैसी। अब मैंने इसीलिए हिंदुस्तानी शब्द कहा कि हालांकि ये इंडियन ओरिजिन ज़रूर है, लेकिन अब हिंदुजा फैमिली एक तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब ब्रिटिश सिटीजनशिप है। इनमें से ये जो मुकदमा चल रहा है, इन्होंने स्विस सिटीजनशिप ले रखी है 2000 में ही। अब ये हिंदुजा फैमिली है कौन? नाम तो आप सब ने सुना होगा। और मुझे एक बार मौका मिला तो शायद 2001-2 की बात होगी, दिल्ली में पटियाला हाउस में एक बोफोर्स कांड की कुछ सुनवाई हुई थी। उनमें से इन्हीं में से एक भाई
कि पटियाला हाउस के कोर्ट में पेशी थी, तब मैंने नया टीवी में आया था और मैंने उसको कवर किया था और तब मैं वहाँ उनसे मिला था पहली बार। तो असल में ये जो हिंदुजा परिवार है इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आज़ादी से पहले जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब ये लोग पाकिस्तान में थे और हिंदुजा परिवार या हिंदुजा का एम्पायर खड़ा करने वाला जो शख्स था वो थे परमानंद दीपचंद हिंदुजा, जो पाकिस्तान में रहते थे। और पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक शिकारपुर जगह है, पाकिस्तानी सिंध, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में एक शिकारपुर है दिल्ली से करीब, बुलंदशहर के पास, जहाँ से विनोद शिकारपुरी हैं, जिनकी वजह से नाम उनका विनोद कुमार से विनोद शिकारपुरी मैंने रखा हुआ है। तो पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक शिकारपुर है, उसी शिकारपुर में ये दीप परमानंद दीपचंद हिंदुजा रहा करते थे। बंटवारे से पहले, बंटवारा उस वक्त हुआ नहीं था, इंडिया पाकिस्तान दोनों पर कब्जा था अंग्रेज़ों का। तो फिर उसके बाद 1906 में ही ये परिवार मतलब परमानंद दीपचंद मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद इन्होंने यहाँ अपना कारोबार छोटा मोटा शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये कारोबार करते करते थोड़े से जब ये तरक्की पाई तो फिर इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर और दफ्तर ईरान की राजधानी तेहरान में खोला और उसके बाद वो तेहरान में रहे, वहाँ से उनका अपना कारोबार सब कुछ फैलता रहा 1979 तक। इत्तेफाक से 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। जब उसके बाद ये खुमैनी और सबाए और वहाँ के राजशाही का अंत हुआ तो उस वक्त बड़ा उथल पुथल था। जब इस्लामिक क्रांति के बाद पूरा ईरान ही चेंज हो गया था, वो सारे कल्चर चेंज हो गए थे, हुकूमत चेंज हो गई थी। तो फिर हिंदुजा ब्रदर्स को लगा कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, तो इसीलिए उन्होंने अब ईरान को बाय बाय किया और वहाँ से निकल लिए ब्रिटेन। अब हिंदुजा फैमिली के बिजनेस का जो हेडक्वार्टर बना वो बन गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लंदन में इनका अपना अब सब कुछ चलता रहा। वहाँ से फिर इनका कारोबार धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। बाद में जो परमानंद दीपचंद हिंदुजा थे उनकी मौत हुई और उनके 4 बेटे थे। ये 4 बेटे थे जो उनके, एक तो श्रीचंद हिंदुजा, इसके अलावा गोपीचंद, फिर अशोक चंद और एक प्रकाश हिंदुजा, ये 4 भाई थे। तो पिता की विरासत बाद में इन चारों भाइयों ने संभाली और धीरे धीरे करीब 38 देशों में इनकी कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट और सारी चीज़ें हुई। 100 से ज़्यादा देशों में इनका कारोबार होता है और जैसा मैंने बताया कि हर फील्ड में इनका कारोबार है, मीडिया से लेके आईटी सेक्टर से लेकर यहाँ तक कि बॉलीवुड में फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वह है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और इस फैमिली की एक वक्त में बड़ी इज्जत एक ख़ास चीज़ के लिए थी। हर बिजनेस घराने में एक राइवलरी होती है, जायदाद और वारिस को लेकर जंग होती है। लेकिन हिंदुजा भाइयों ने, जो 4 भाई थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी 2014 में एक समझौता किया था आपस में 4 भाइयों ने मिलकर। और समझौता ये था, ये जो 4 भाई थे, श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा, ये 4 भाई थे। इन्होंने चारों ने आपस में 2014 में 2014 में जब देखा कि अब तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो रही है, इन सभी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये हुआ कि हम ये जो पूरी विरासत है, उस वक्त तो और ज़्यादा थी, अभी $40 बिलियन उस वक्त इससे ज़्यादा थी, बीच में कोरोना वरोना से इनकी दौलत कम हुई है। तो ये चारों भाइयों ने एक समझौते पे दस्तखत किया और वो समझौता ये था कि हम चारों भाइयों के पास जो भी मिल्कियत है, जो भी दौलत है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो चारों भाइयों की है और चारों भाइयों की है भी नहीं, इसलिए कि उन पर हर भाइयों का हक होगा। ये नहीं कहेगा कि ये टेबल अगर मेरा है तो सिर्फ एक ही भाई का है, नहीं, इस टेबल पर चारों भाइयों का हक होगा। उसी तरह उन हिंदुजा की जितनी भी प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो सभी पर हर एक का हक होगा, लेकिन वो किसी का नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। वरना ये होता था कि जैसे अंबानी फैमिली में हुआ कि मुकेश अंबानी को एक अलग बिजनेस दे दिया गया, अनिल अंबानी को अलग दे दिया गया, बंटवारा हो गया। लेकिन हिंदुजा में ये बंटवारा नहीं हुआ, और जबकि ऐसी सिचुएशन में भी नहीं हुआ कि इन सारे भाइयों ने अलग अलग, इंडिया से लेकर यूरोप से लेकर स्विट्ज़रलैंड, इन सभी जगह पर अलग अलग भाइयों को काम दे दिया गया और सब काम करते हैं, लेकिन एक है, वो ये है कि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी किसी की ज़ाती नहीं, सभी भाइयों की है।
अब जैसे दीपचंद जो हिंदुजा के सबसे बड़े बेटे श्रीचंद, अभी उनकी मौत हो गई थी 2023 में, तो ये उस वक्त हिंदुजा समूह के अध्यक्ष थे और हिंदुजा बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और हिंदुजा फाउंडेशन के भी ये प्रेसिडेंट थे। तो इनको ये पूरा काम जो दिया गया था उस तरफ का दिया गया। गोपीचंद जो इनके दूसरे बेटे हैं, ये हिंदुजा समूह के अध्यक्ष भी हैं और ऑटोमोटिव लिमिटेड और यूके के अध्यक्ष हैं। तो यूरोप के थे, इनको पूरा इंग्लैंड और ये सारी चीज़ें दे दी गई। प्रकाश हिंदुजा, ये भी यूरोप के पूरे पार्ट के, ये इनको पूरा बिजनेस दे दिया गया। और अशोक हिंदुजा का पूरा भारत दे दिया गया। ये अशोक लीलैंड और ये सब आप जो देखते हैं, जो बस बनती है, दिल्ली की जितनी डीटीसी की बसें हैं वो सब अशोक लीलैंड की ही हैं। तो उसके बाद इंडसइंड बैंक जो है, ये सारी चीज़ें, फिर हॉस्पिटल है मुंबई में, हिंदुजा हॉस्पिटल है, फिर इसके अलावा मीडिया के उसमें है, एंटरटेनमेंट में है, तो वो सारी चीज़ें ये अशोक हिंदुजा को दे दिया गया। तो हर एक भाई को दुनिया के अलग अलग इलाकों का हिस्सा दे दिया गया कि आप यहाँ बिजनेस देखो, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो। और उन्हीं में से जो ब्रिटेन में हैं इनके भाई, वो ब्रिटेन के सबसे अमीर शख्स हैं। तो सारे भाइयों में ये दे दिया गया और फिर चारों भाइयों ने एक समझौता किया कि हम में से कोई भी, सारी प्रॉपर्टी सभी भाइयों की है और किसी एक की नहीं होगी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। एक जो सबसे बड़े इनकी श्रीचंद आहूजा, उनकी बेटी ने एक बार पहली बार फैमिली की इस एकता में सेंध मारी थी और वो कोर्ट पहुंच गई थी कि स्विट्जरलैंड का जो एक बैंक है हिंदुजा वालों का, उस बैंक का मालिकाना हक मुझे दिया जाए। उन्होंने कहा बाकी हमारे चाचा हड़प रहे हैं, ये है वो है। तो पहली बार आया कि इतनी अच्छी फैमिली है हिंदुजा फैमिली, इनमें इतनी एकता है, कभी इनका मतलब वारिस विरासत और बंटवारे को लेके कभी कोई बात नहीं हुई। पहली बार एक फैमिली की बेटी आ गई सामने, तो बड़ी वो चीज़ें भी हुई। लेकिन बाद में खैर फिर फैमिली इकट्ठी बैठी और उस बेटी को मनाया गया और परिवार के अंदर ही समझौता हो गया। अब ये फैमिली जो है, 3 भाई अब बचे हैं और उन सबके बच्चे हैं, उनकी बेटी हैं, बेटियां हैं, ये सब मिलकर अलग कंपनी के सारे सरबराह हैं और वही सब कुछ चला रहे हैं। अब उन्हीं 3 भाइयों में से जो बचे हैं, एक भाई और उनकी फैमिली, यानी प्रकाश हिंदुजा, उनकी वाइफ कमल हिंदुजा, बेटे अजय हिंदुजा और उनकी पत्नी नम्रता हिंदुजा, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पूरे परिवार के लिए ये बड़े अजीब दुख की घड़ी है। लेकिन इन फैमिली का एक बयान भी आया है उनकी तरफ से कि जो स्विट्ज़रलैंड में सारे नौकर जो रखे गए थे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो जानते भी नहीं। ये हमारी जो हिंदुजा इंडिया की कंपनी है, यानी अशोक हिंदुजा जो इसको देखते हैं, तो हमारी इंडियन कंपनी के थ्रू एक एजेंसी है जिसने इस नौकरों को स्विट्ज़रलैंड भेजा है। तो जो भी टर्म्स कंडीशन शर्तें थी उन्होंने की, हमें कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ आए, उनकी एक ये भी दलील है कि कई नौकर हमारे यहाँ स्विट्ज़रलैंड में काम किया उसी विला में, फिर वो इंडिया चले गए, फिर वापस आए। तो अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती तो वो वापस क्यों आते, अगर इतना ही जुल्म था? ये उनकी दलील है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि हिंदुजा फैमिली ने स्विट्ज़रलैंड के अपने आलीशान कोठी के अंदर 3 नौकरों को कुत्तों से भी ज़्यादा बदतरीन ज़िंदगी दी थी। उनको उनका हक नहीं दिया। घालमेल ये किया कि उनकी तनख्वाह इंडियन करेंसी में दी, जबकि काम स्विट्ज़रलैंड में करा रहे हैं। जो स्विट्ज़रलैंड का मिनिमम वेज है वो उसको भी नहीं दे रहे। हालांकि 654 रुपये पर डे के हिसाब से वो दे रहे थे। स्विट्ज़रलैंड में ये करीब 7-8 हज़ार रुपये है। वैसे अगर आप इंडिया में आए तो हमारे पूरे एशिया और दुनिया में हमारी जो पर डे की दिहाड़ी मजदूरी है वो बहुत ही अफसोसनाक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। इस वक्त अगर बात करें 2023 की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो सबसे कम बिहार में है, शायद 124 रुपये पर डे किसी मजदूर को मजदूरी मिलती है। और पूरे इंडिया की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, 450 या 60 रुपीज़ के आसपास पर डे एक मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम मजदूरी जिसको कहते हैं। तो भी मतलब 500-550 और कहीं कहीं 125-150। पर स्विट्ज़रलैंड में मिल रहा था 654 रुपये। लेकिन वहाँ पे एक फ़र्क है, हमारे यहाँ भी जो मजदूरी होती है तो एक मज़दूर 8-9 घंटे या 10 घंटे ही काम करता है अमूमन, सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने तक। उसके बाद काम ही नहीं होता, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का हो या कोई और हो, खेती बाड़ी अंधेरे में तो कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ 654 रुपये पर डे, लेकिन 8 की जगह 18 घंटे।
तो 18 घंटे के हिसाब से आप सोचिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इतने अमीर होते हैं, जिनकी गिनती होती है दुनिया में, दौलत इतनी की पता नहीं खर्च कैसे करें, और वो भी कुछ हज़ार किसी गरीब का हक मारने में मतलब शर्माते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं इंसान इंसान है, लालच कभी भरता नहीं, और इसी लालच की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये लालच क्यों होता है, इसके लिए बड़ी खूबसूरत एक शेर है वो किसी का कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मतलब एक इंसान की ख्वाहिश जो है वो कभी रुकती नहीं है। ये कभी आप आजमा के देख लीजिए। हर कोई चाहता है काश मेरे पास ये होता, जब वो होता तो सोचता वो होता। जैसे मैं ही बैठा हूँ, मुझे ही बचपन में ये था कि एक साइकिल ले ले, किसी तरह एक यार उस वक्त हीरो साइकिल था, साइकिल मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी कामयाब है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा कि यार ये RX 100 क्या मोटरसाइकिल है, बेहतरीन आवाज़ करती है, काले रंग की, अगर ब्लैक मिल जाए तो फिर यामाहा, मज़ा आ जाएगा। फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, वो भी मिली। फिर लगा यार ये लोग जो कार में घूमते हैं कैसे होते हैं, काश कोई अपनी कार हो, वो भी मिल गई। फिर ऐसे ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं कि यार ये छोटी कार है, ये बड़ी कार है, फिर ये ऑटोमेटिक कार है, फिर ये उससे भी बेहतरीन कार है, फिर ये घर है, इससे बेहतर वो घर है, उसके बाद कोठी है, विला है। आप देख सोच लीजिए, वाकई मुझे लगता है ये शेर बहुत सही है कि आप कितनी भी ख्वाहिश करते जाएं, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, कोई ना कोई ख्वाहिश फिर भी रहेगी। और यही जो ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं इसका दूसरा नाम लालच भी कह सकते हैं आप। तो उसी में फिर क्या अमीर और क्या गरीब, क्या कोई आम आदमी और क्या हिंदुजा फैमिली। बट अफसोस की बात। तो खैर कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पिंकी आरती, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पिंकी, बल्कि पिंकी अत्री, तो मैंने गलत आरती बोल दिया था, तो हैप्पी बर्थडे पिंकी। खैर, और ये भेजा है रवि कुमार जी ने जालंधर से। साथ ही आक्षी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आक्षी। और ये भावना शर्मा जी ने भेजा, उनकी बिटियां हैं। अक्सा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अक्सा। और ये भेजा है मोहम्मद आमिर सुहैल ने गया से। सारिका, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सारिका। और ये भेजा नारायण कुमार जी ने। इसके अलावा साहिल चोपड़ा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे साहिल। और ये पटियाला से हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। साथ ही शांति और उदय बाबू, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शांति जी और उदय बाबू जी। नरेंद्र सिंह तोमर, थैंक यू सो मच, ये कतर से हैं, और नरेंद्र जी आपके इस मेल के लिए। साथ ही अनादि शर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा प्रीतम दुबे कहते हैं कि बिहार की स्टोरी आप कम सुनाते हैं, चलिए मैं कोशिश करूंगा और सुनाऊं, एंड थैंक यू सो मच प्रीतम भाई आपका फिर भी। इसके अलावा हर्षद सिंह राठौर, थैंक यू सो मच। और पक्का इन्होंने लिखा US ट्रिप की आपने पूरी कहानी अपनी किसी दिन पूरा एक एपिसोड में सुनाई, पूरी कोशिश करूंगा, पक्का वादा। तो कहानी में आज इतना ही। अब है कल संडे, फिलहाल फॉलो अप मैं ज़रा अपने ऊपर वापस लौटा हूँ, फिर शुरू करूँगा, तो कल के लिए माफ़ी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।